मेरे चालाक भाई ने मुझे 105 मिलियन देकर अपनी जगह एक अमीर औरत से ब्लाइंड डेट पर जाने को कहा। उसने मुझे उसकी तरह बर्ताव करने और उस अमीर औरत की हर बात मानकर उसका दिल जीतने की हिदायत दी थी। मैं गया तो सही, लेकिन मैं उस बेवकूफ की तरह बर्ताव करने वाला नहीं था। मेरे पास 35,000 अरब की संपत्ति वाली इस खूबसूरत अमीर औरत से मिलने का अपना एक अलग तरीका था। रेस्तरां पहुंचते ही मैंने उसे पहली नजर में पहचान लिया। वो खिड़की के पास बैठी अपना फोन देख रही थी। उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेजी से चल रही थी। मेज पर एक छोटा और सुंदर हैंडबैग रखा था और उसके बगल में एक महंगी दिखने वाली रेड वाइन का गिलास था। मैंने कुर्सी खींची और धम से बैठ गया। उसने सिर उठाकर मुझे सिर से पैर तक परखा, मेरे बिखरे बालों से लेकर मेरी मुड़ी तुड़ी शर्ट तक, और आखिर में उसकी नजर मेरे मिट्टी से सने जूतों पर आकर रुक गई। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। तुम्ही की बात दात हो। उसकी आवाज में ठंडक थी, जैसे कांच के गिलास में बर्फ का टुकड़ा गिर गया हो। मैंने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। वेटर आगे बढ़ा और उसने मुझे एक मेन्यू थमा दिया जो ईंट से भी ज्यादा मोटा था। मैंने उसे खोल कर देखा। मुझे सारे अक्षर पता थे, लेकिन एक साथ मिलकर वे कौन सी डिश बन रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि उनके आगे लिखी कीमत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। सबसे सस्ती डिश भी 1 मिलियन से ज्यादा की थी। मैंने मेन्यू को जोर से बंद कर दिया। मेरे लिए 21,000 वाला एक नूडल का बाउल ले आओ। वेटर दंग रह गया। उसके चेहरे की बनावटी मुस्कान किसी प्लास्टिक की तरह जम गई। सामने बैठी बाख गुंग बांग भी हैरान थी। उसने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ असली भाव दिखे। ये नफरत नहीं, बल्कि उलझन थी। माफ करे सर, हमारे यहां नूडल्स नहीं मिलते। वेटर की आवाज में अब खींच साफ झलक रही थी। तो फिर रहने दो। मेरे लिए बस एक गिलास सादा पानी ले आना, और हां, पानी गर्म होना चाहिए। इतना कहकर मैंने बाख गुंग बांग की तरफ देखकर दांत चियारे। सुंदर होने के साथ साथ आप बहुत दयालु भी हैं। आज का बिल आप ही दे देना। मेरी जेब थोड़ी खाली चल रही है। अचानक वहां खामोशी छा गई। बाख गुंग बांग ने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़कर मुझे वैसे देखा जैसे कोई बिल्ली शिकार करने से पहले देखती है। मैं अपने दिमाग में अपने भाई की चीखें सुन सकता था। तू तो गया बेवकूफ। 105 मिलियन पानी में डूब गए, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा था। बाख गुंग बांग ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे घूरती रही। उसकी नजरें बेहद तेज थी, किसी सर्जन के चाकू जैसी, जो मुझे अंदर बाहर से चीर कर देखना चाहती हो। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं भी उसकी नजरों का डटकर सामना करता रहा। वेटर ने पानी का गिलास मेज पर रखा। मैंने एक घूंट पिया। तुम उसकी बात दाद जैसे बिल्कुल नहीं हो जिसे मैं जानती हूं। आखिर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी। उसकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थिरक रही थी। इंसान बदल ही जाता है, मैंने पानी का गिलास नीचे रखते हुए पूरे आत्मविश्वास से कहा, खासकर तब जब उसके पास पैसे न हों। मेरी इस बात ने उसे निशब्द कर दिया। कुछ सेकंड बाद उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? आ गया वही घिसापिटा सवाल। मेरे भाई ने मुझे रटाकर भेजा था कि अगर वह ये सवाल पूछे तो मुझे पैसों को कचरा समझना है और कहना है कि मैं यहां सिर्फ प्यार के लिए आया हूं। मैंने गला साफ किया। ज्यादा नहीं, बस इस खाने के बिल जितने। आपने जो डिश और वाइन मंगाई है, उसका बिल 28 से 35 मिलियन के बीच तो आ ही जाएगा। मैं आपका एहसानमंद नहीं रहना चाहता। बाख गुंग बांग जोर से हंस पड़ी। तुम बहुत दिलचस्प हो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हैं, और ऐसे भी जो खुद को महान दिखाते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह बेशर्म होकर मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाला मैंने पहली बार देखा है। मुफ्त का खाना खाने में कोई शर्म नहीं है। मैंने मेज से नैपकिन उठाकर अपना मुंह पोंछते हुए कहा, शर्म की बात तो तब है जब जेब में पैसे न हों और इंसान दिखावा करे। उसने हाथ हिलाकर वेटर को बुलाया। इनके लिए एक टॉमहॉक स्टेक ले आओ, और साथ ही एक डोमेन कांटी वाइन भी खोल देना। इतना कहकर उसने फिर मुझे देखा। आज की दावत मेरी तरफ से, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैंने हाथ से इशारा करते हुए कहा, पूछिए। तुम असल में हो कौन? वो थोड़ा आगे की तरफ झुकी और वही मीठी महक फिर से मेरी सांसों में घुल गई। की बात दाद तुम्हारी तरह नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। इतनी जल्दी भंडाफोड़ हो गया? लेकिन मैंने अपने चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आने दी। मैं ही की बात दात हूं। यकीन न हो तो मेरा आईडी कार्ड देख लीजिए। उसने सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं है। इंसान चाहे कितना भी अच्छा रूप क्यों न धर ले, उसकी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। उसकी आंखों में सिर्फ लालच और चापलूसी थी, और तुम्हारी आंखों में वह जैसे कोई सही शब्द ढूंढ रही थी,
जल्दी से खाकर भागने की जल्दी है। मेरी हंसी छूट गई। हंसिए मत, ये कोई अच्छी बात नहीं है। भूख से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो क्या मैं जल्दी से खाकर निकल नहीं सकता? स्टेक आ गया, हड्डी के साथ एक बहुत बड़ा टुकड़ा। मैंने चाकू कांटा उठाया और बेढंगे तरीके से एक छोटा सा टुकड़ा काटकर मुंह में डाल लिया। स्वाद ठीक ठाक था, बस थोड़ा अजीब लग रहा था। तुम्हें मेरे गुस्सा होने का डर नहीं है? उसने वाइन का गिलास उठाया और उसे धीरे से हिलाया। मुझे गुस्सा दिलाने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आह! मैंने मुंह का गोश्त निगला और एक घूंट पानी पिया। डर तो लगता है, लेकिन भूखे पेट तो नहीं रहा जा सकता। और वैसे भी आप मेरा क्या बिगाड़ लेंगी? गुंडे बुलवाकर मुझे पिटवा देंगी या मुझे इस शहर से ही गायब करवा देंगी? मैंने बहुत गंभीरता से उसकी तरफ देखा और कहा, मिस बाख, हम दोनों समझदार हैं। आपने मेरे भाई को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि वो सीधा साधा है, जिसे आसानी से काबू किया जा सकता है और वह आपकी कुछ खास जरूरतें पूरी कर सकता है। और मेरे भाई ने भी आपको सिर्फ आपके पैसों के लिए चुना था। हम दोनों ही यहां बिकने आए हैं, बस हमारे बिकने का तरीका अलग है। तो फिर ये भोलापन और मासूमियत का नाटक क्यों? मेरी बातें बहुत चुभने वाली और कड़वी थी। मैंने देखा कि उसका चेहरा धीरे धीरे सख्त हो रहा है। तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? उसकी आवाज से अब हंसी गायब हो चुकी थी और सिर्फ एक जमा देने वाली ठंडक बची थी। मुझे पता है। मैंने स्टेक काटना जारी रखा और मजे से खाने लगा। मैंने जो कुछ कहा वो सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। क्या तुम मरना चाहते हो? ये शब्द उसने जैसे दांत पीसते हुए कहे। मैंने चाकू कांटा नीचे रखा और मुंह पोंछा। नहीं। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा और एक एक शब्द चबाकर कहा, मैं सिर्फ जीना चाहता हूं। सिर उठाकर जीना चाहता हूं। बिना किसी के सामने झुके हम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे और हवा में तनाव फैल गया। मुझे लगा कि मेरे 175 मिलियन पूरी तरह से डूब चुके हैं और शायद मुझे अब मार भी खानी पड़े। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि अंदर ही अंदर एक रोमांच सा महसूस हो रहा था। बहुत देर बाद उसने अचानक अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। मुझे एक आदमी के बारे में जानकारी चाहिए, की बात। उसकी पूरी फाइल मुझे भेजो, यह भी कि उसका कोई भाई है या नहीं। फोन रखकर उसने वाइन का एक घूंट लिया। अब हम एक खेल खेलेंगे। जब तक मेरे लोग तुम्हारी असलियत का पता लगाते हैं, तब तक तुम कोई अच्छी सी कहानी सोच लो कि मैं तुम्हें इस खिड़की से नीचे क्यों न फेंक दूं। मैंने उसकी नजरों के इशारे पर खिड़की के बाहर देखा। 38वीं मंजिल से गिरने पर तो लाश का एक टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। मैंने पानी का गिलास उठाकर एक और घूंट पिया। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी हुई तो क्या मैं इस स्टेक को पैक कराकर घर ले जा सकता हूं? बाख गुंगबांग 3 सेकंड तक मुझे हैरानी से देखती रही और फिर जोर से हंस पड़ी। इस बार वो पहले से भी ज्यादा जोर से हंसी, जैसे उसकी आंखों में आंसू ही आ जाएंगे। बाख गुंगबांग का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया, कुछ सुना और फिर फोन रखकर मुझे देखने लगी। की बात सुओंग, की बात दाद का जुड़वा भाई, एक बेरोजगार आवारा जो दिहाड़ी मजदूरी करके अपना पेट पालता है। तो बताओ, उसने तुम्हें अपनी जगह बलि का बकरा बनने के लिए कितने पैसे दिए थे? मैंने स्टेक का आखिरी टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। सिर्फ 175 मिलियन के लिए तुम मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो? उसने भौहें सिकोड़ी, जैसे उसे ये रकम बहुत मजाक लग रही हो। तो और क्या? क्या आपको लगता है मैंने ये प्यार के लिए किया है? मिस बाख, क्या आपको इस बात पर यकीन है? उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी तेज नजरों से मुझे परखती रही। तभी रेस्तरां के दरवाजे पर कुछ शोरगुल हुआ। 2 आदमी और एक औरत अंदर आए। आगे चलने वाला आदमी एक चमकदार सफेद सूट पहने हुए था। उसके बाल पीछे की तरफ ऐसे चिपके थे जैसे किसी गाय ने चाट लिया हो। ngumbang, तो तुम यहां हो? पास आते ही उसने बाख ngumbang का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसकी आंखों में नफरत और तिरस्कार साफ झलक रहा था। ये मेरे दोस्त हैं, की बात, बाख ngumbang ने बहुत ही रूखे स्वर में कहा, लेकिन उसकी नजर मुझ पर थी, जैसे वह देखना चाहती हो कि मैं क्या प्रतिक्रिया देता हूं। दोस्त, मैं अपने मन में इस शब्द पर विचार करने लगा। सफेद सूट वाले आदमी के बगल में खड़ी ज्यादा मेकअप वाली औरत ही करके हंसने लगी। ngumbang, तुम्हारा ये दोस्त तो बहुत ही सादे कपड़े पहनता है, इसे किस सड़क से उठाकर लाई हो? उसके इतना कहते ही वे तीनों जोर से हंस पड़े। मुझे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बस शोर बहुत लग रहा था। मैंने अपना पानी का गिलास उठाया, एक घूंट पिया और उस ज्यादा मेकअप वाली औरत को देखा। तुम्हारी नाक टेढ़ी हो गई है। औरत की हंसी एकदम रुक गई।
उसने तुरंत अपना हाथ अपनी नाक पर रख लिया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बहुत ध्यान से देख रहा हूं। तुम्हारी नाक में जो सिलिकॉन डला है वो थोड़ा खिसक गया है और तुम्हारी ठुड्डी की सर्जरी भी शायद खराब हो गई है। एंगल थोड़ा अजीब लग रहा है, तुम्हें इसे ठीक करवा लेना चाहिए, वरना बारिश में तुम्हारे चेहरे पर पानी रिसने लगेगा। उस औरत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके बगल में खड़े आदमी का चेहरा भी तमतमा गया। बस सफेद सूट वाले ने किसी तरह अपना आपा बनाए रखा, लेकिन उसकी नजरें अब ठंडी हो चुकी थी। ये दोस्त तो बहुत बड़बोला है, पता नहीं किस ऊंचे पद पर काम करते हैं। सड़क किनारे, मैंने सच बोला, और मेरा पेशा है जिंदगी के बारे में विचार करना। फूट। बाख गुंग बांग अपनी हंसी नहीं रोक पाई और जोर से हंस दी। सफेद सूट वाले का चेहरा अब पूरी तरह से उतर चुका था। गुंग बांग, तुम्हें ये अजीब आदमी कहां से मिल गया? उसकी आवाज में पूछताछ वाला लहजा था। क्या इस तरह का इंसान तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने लायक भी है? बाख गुंग बांग ने अपने वाइन के गिलास को हिलाया और कुछ नहीं कहा। उसने गेंद मेरे पाले में डाल दी थी। मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। मैं उस सफेद सूट वाले से आधा सिर लंबा था। मैंने उसके चिपके हुए बालों को देखकर कहा, तुम्हारे सिर पर एक मक्खी बैठी है। वो थोड़ा चौंक गया। कहाँ है? शायद मुझे गलतफहमी हुई। मैंने वापस बैठकर पानी का गिलास उठाया। हो सकता है तुम्हारा सिर इतना चमक रहा हो कि उसकी रोशनी से मेरी आंखें चुंधिया गई हों। सफेद सूट वाले ने तुरंत अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम? वह मेरी तरफ उंगली उठाते हुए गुस्से से हकलाने लगा। चू यंग मास्टर, ऐसे लोगों पर गुस्सा मत कीजिए, दूसरे आदमी ने बीच बचाव करते हुए कहा। उसने मुझे चालाकी भरी नजरों से देखा। भाई, तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन सा बड़ा बिजनेस करते हो जो तुम गुंग बांग की नजरों में चढ़ गए तो जरूर कोई मामूली इंसान नहीं होगे। ये बात मुझे नीचा दिखाने के लिए कही गई थी। अगर मैं भी उनकी हां में हां मिलाकर खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता तो तुरंत हार जाता। मैंने सिर हिलाया। मैं कोई बड़ा बिजनेस नहीं करता, बस लोगों की छोटी मोटी परेशानियां सुलझाता हूं और अपनी मेहनत की रोटी खाता हूं। ओह, कैसी परेशानियां? सफेद सूट वाले चू की दिलचस्पी बढ़ गई। उसे लगा कि उसने मेरी कमजोरी पकड़ ली है। हमें भी तो बताओ, ताकि हम भी तुमसे सीख सके कि गुंग बांग को कैसे खुश किया जाता है, जैसे दूसरों की जगह ब्लाइंड डेट पर जाना। ये कहते ही मैंने जानबूझकर बाख गुंग बांग की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई, लेकिन अगले ही पल वो फिर से शांत हो गई। चू यंग मास्टर का चेहरा देखने लायक था। गुंग बांग की ब्लाइंड डेट। आखिरकार बाख गुंग बांग ने चुप्पी तोड़ी। चू खाई, मेरी जिंदगी में दखल देने का हक तुम्हें किसने दिया? उसकी आवाज धीमी थी लेकिन उसमें बहुत ठंडक थी। अगर तुमने ज्यादा खाना खा लिया है और हजम नहीं हो रहा है तो बाहर जाकर थोड़ा दौड़ लगा लो। यहां खड़े होकर मेरी आंखों में मत चुभो। चू खाई का चेहरा कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसने मुझे घूर कर देखा, जैसे मुझे कच्चा चबा जाना चाहता हो। ठीक है, बहुत खूब बाख गुंग बांग, तुम बहुत होशियार हो। वो कड़वाहट से बोला और पलट कर चला गया। वे दोनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। रेस्तरां में फिर से शांति छा गई। तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी है, बाख गुंग बांग ने मुझे देखा। पता नहीं वह मेरी तारीफ कर रही थी या मुझ पर ताना मार रही थी। असल में वे लोग बहुत बेवकूफ हैं। तुम्हें उसके बदले का डर नहीं है। चू खाई के परिवार का रियल एस्टेट का बिजनेस है और इस शहर में उनका काफी दबदबा है। डर तो है, मैंने आह भरी, इसलिए मुझे यहां से जल्दी निकलना होगा। मिस बाख, क्या स्टेक पैक हो गया? अगर मैं अभी नहीं निकला तो शायद कभी नहीं निकल पाऊंगा। बाख गुंग बांग ने मुझे देखा और अचानक एक ऐसी बात पूछी जिसका इस बातचीत से कोई लेना देना नहीं था। की बा सोंग, क्या तुम पैसे कमाना चाहते हो? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल। मैं तो सपने में भी यही चाहता हूं। बहुत खूब। उसने एक बिजनेस कार्ड निकालकर मेज पर रखा। कल सुबह 10 बजे इस पते पर मुझसे मिलना। मैं आज तुम्हारे काम से बहुत खुश हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा काम है। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। मैं उस सुनहरे अक्षरों वाले काले बिजनेस कार्ड को देखता रह गया। उस पर सिर्फ एक पता, एक नाम और एक फोन नंबर लिखा था। मैंने कार्ड उठाया और फिर मेज पर रखे उस आधे बचे हुए स्टेक को देखा। वेटर पहले ही एक डिब्बा लेकर आ चुका था। मुझे अचानक लगा कि आज रात का खाना मेरी सोच से कहीं ज्यादा कीमती था। अगले दिन तय समय पर मैं उस जगह पहुंच गया। वो बाख गुंग बांग की कंपनी थी। रिसेप्शन पर बैठी एक खूबसूरत लड़की ने मुझे देखते ही प्रोफेशनल मुस्कान के साथ पूछा कि मुझे किससे मिलना है। मैंने उसे कार्ड दिया।
उसने एक नजर देखा और उसकी मुस्कान तुरंत सम्मानजनक हो गई। सर, बाक प्रेसिडेंट आपका इंतजार कर रही हैं। कृपया मेरे साथ आइए। मैं उसके पीछे पीछे एक बहुत बड़े खुले वर्कस्पेस से होता हुआ आगे बढ़ा। हर कोई अपने काम में मगन था। कीबोर्ड की खटर पटर गूंज रही थी, लेकिन किसी ने सिर उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। बाक गुंग बांग का ऑफिस एकदम आखिर में था। दरवाजा खोलकर मैं अंदर गया। बाक गुंग बांग एक बहुत बड़ी डेस्क के पीछे बैठी थी। वो कुछ फाइलें देख रही थी। मुझे देखते ही उसने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठ जाओ। मैं बैठ गया और उसके ऑफिस को देखने लगा। यह बहुत बड़ा और खाली खाली सा था। वहां का फर्नीचर काले, सफेद और ग्रे रंग का था, बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी की तरह। उसमें कोई गर्माहट नहीं थी। कुछ पियोगे? उसने सिर उठाए बिना ही पूछा। सादा पानी। उसने इंटरकॉम पर किसी को पानी लाने के लिए कहा और फिर अपने हाथ की फाइल नीचे रख दी। कल रात अच्छी नींद आई? ठीक ठाक। बस पैक किया हुआ स्टेक ठंडा हो गया था और माइक्रोवेव में गर्म करने के बाद उसका स्वाद उतना अच्छा नहीं रहा। मेरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। की बात सूंग, मैं सीधी बात करती हूं। मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। उसने बॉयफ्रेंड शब्द पर जानबूझकर जोर दिया। मैंने पानी का एक घूंट पिया और कुछ नहीं बोला। उसे अपनी बात पूरी करने दी। तुमने कल देख ही लिया। चूखाई जैसे बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। मेरे परिवार वाले भी मुझ पर दबाव डाल रहे हैं और मेरे लिए बोरिंग ब्लाइंड डेट्स फिक्स कर रहे हैं। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी हूं। इसलिए तुम्हें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो तुम्हें इन सब परेशानियों से बचा सके। मैंने उसकी बात पूरी की। समझदार हो और तुम इस काम के लिए बिल्कुल सही हो। मैं ही क्यों? क्योंकि तुम में हिम्मत है। तुम बेशर्म हो और कोई भी काम सीधे तरीके से नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आंखों में पैसों का लालच नहीं है। मैंने बहुत से आदमी देखे हैं, जब वे मुझे देखते हैं तो उनकी आंखों में सिर्फ पैसा चमकता है, लेकिन जब तुम मुझे देखते हो तो तुम्हारी आंखों में सिर्फ स्टेक होता है। मेरे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने आगे कहा, तुम्हें बस इतना करना है कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत हो तुम मेरे सामने मौजूद रहो। मेरे बॉयफ्रेंड का नाटक करो और उन सभी आदमियों को भगा दो जो मेरे करीब आने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपने तरीके से भगाओ। सुनने में यह किसी अंगरक्षक या ढाल की तरह लग रहा होगा। तुम ऐसा ही समझ सकते हो, लेकिन यह सब मुफ्त में नहीं होगा। उसने अपनी दराज से एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और मेरे सामने रख दिया। इस पर दस्तखत कर दो। तुम्हारी तनख्वाह हर महीने 350 मिलियन होगी। इसके अलावा तुम जितनी बार भी मेरी किसी परेशानी को सुलझाओगे तुम्हें बोनस के तौर पर 175 मिलियन मिलेंगे। महीने के 350 मिलियन। मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी रकम को देखा और मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैं दिन रात खून पसीना एक करके भी महीने का मुश्किल से 17.5 से 21 मिलियन ही कमा पाता था। 350 मिलियन कमाने के लिए मुझे कितनी ईंटें उठानी पड़ेंगी? और आज मेरी तनख्वाह 350 मिलियन प्रति माह तय हो गई थी। एक कार थी, एक कार्ड था। यह दुनिया भी ना, सच में कोई जादू है। कोई और सवाल? हां, मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। प्रेसिडेंट बाक, अभी लंच का समय हो गया है। तुम्हारे नए बॉयफ्रेंड के तौर पर क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकता हूं? मैंने अभी तक तुम्हारी कंपनी के कैंटीन का खाना नहीं चखा है। बाक गुंग बांग चौंक गई। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि नौकरी मिलने के बाद मेरी पहली मांग मुफ्त का खाना खाने की होगी। उसने मुझे कुछ सेकंड देखा और फिर लाचारी में सिर हिला दिया। हमारी कंपनी में कोई कैंटीन नहीं है। इसके बाद उसने इंटरकॉम उठाया। तियो लाम, वैन दिन है रेस्टोरेंट से मेरे ऑफिस के लिए लंच के 2 ऑर्डर कर दो। फोन रखकर उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक तरह की बेब्सी थी, जैसे कह रही हो, मैं तुमसे हार गई। की बात सूंग, मुझे थोड़ा थोड़ा पछतावा हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने एक बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। मैं मुस्कुराया। प्रेसिडेंट बाक, आप चिंता मत कीजिए। मुझमें अभी भी थोड़ा बहुत पेशेवर उसूल बाकी है। पैसे लेकर काम करना मेरा फर्ज है। आप मुझे खाना खिलाइए, मैं आपकी मक्खियां उड़ाऊंगा। ये एक बराबर का सौदा है। मैं मर्सिडीज जी क्लास चलाकर वापस अपने उस पुराने और जर्जर अपार्टमेंट में पहुंचा। कार बहुत बड़ी थी और मेरी बिल्डिंग का रास्ता बहुत संकरा था। बड़ी मुश्किल से मुझे अपनी कार खड़ी करने के लिए एक जगह मिली। रास्ते भर मोहल्ले के सभी लोगों की हैरान नजरें मुझ पर टिकी हुई थी। मेरा भाई की बात मेरे घर के दरवाजे पर बैठा था। मुझे देखते ही वो मेरी तरफ ऐसे दौड़ा जैसे मैं कोई भगवान हूं। बासूंग, कल तू कहाँ था? मैंने तुझे इतने फोन किए लेकिन तूने उठाया नहीं। कहीं तूने काम तो नहीं बिगाड़ दिया?
कहीं मिस बाख ने तेरा पैर तो नहीं कटवा दिया? मैंने चाबी निकालकर दरवाजा खोला और उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वो मेरे पीछे पीछे अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी नजर सोफे पर पड़े कपड़ों के ढेर पर गई। उन कपड़ों पर ऐसे ऐसे ब्रांड के लोगो थे जिन्हें मैं पहचानता भी नहीं था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुझे ये सब खरीदने के लिए पैसे कहां से मिले? 105 मिलियन तो मैंने तुझे एडवांस में दिए थे ना। 105 मिलियन में इतना सब कैसे आ गया? उसने एक शर्ट उठाकर उसका प्राइस टैग देखा और उसकी सांस अटक गई। एक शर्ट जो करोड़ों की है। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई एलियन हूं। बासुओंग, मुझे सच सच बता, कल तूने आखिर किया क्या? कहीं तूने मिस बाग के साथ वो सब तो नहीं कर लिया? क्या ये पैसे उसने तुझे अपना मुंह बंद रखने के लिए दिए हैं? मैं पानी पी रहा था और उसकी बात सुनकर मेरे गले में पानी अटक गया। क्या तेरे दिमाग में कभी कोई सीधी बात नहीं आती? मैं और वो अब साथ हैं। साथ हैं? की बात दाद का मुंह इतना खुल गया कि उसमें एक पूरा अंडा समा जाए। ये कैसे हो सकता है? क्या तूने उसका काम बिगाड़ नहीं दिया था? तेरे जैसे गरीब भिखारी को उसने कैसे पसंद कर लिया? उसे मेरे जैसे लोग ही पसंद हैं। क्या इसमें कोई बुराई है? मुझे उसे समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कुल मिलाकर बात यह है कि अब से मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। तेरा तो काम तमाम हो गया। की बात दाद जमीन पर धम से बैठ गया। उसकी आंखों में खालीपन था। सब खत्म हो गया। मेरी देवी, मेरी दौलत, सब चला गया। मैंने उसके इस बेवकूफी भरे नाटक को देखकर उसे एक लात मारी। उठ जा, वो सिर्फ एक औरत ही तो है। इतना रोने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ एक औरत नहीं है। वो मुझ पर चिल्लाया। वो एक चलता फिरता एटीएम है। हाई सोसाइटी में जाने का एक टिकट है। तुझे क्या समझ आएगा? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने सिर हिलाया। मैंने अपनी जेब से मर्सिडीज की चाबी निकाली और उसके सामने हिलाने लगा। मुझे सिर्फ यही समझ आता है। कि बात दाद की नजरें तुरंत उस चाबी पर चिपक गई। ये मर्सिडीज है। उसकी आवाज कांपने लगी। बाख गुंग बांग ने दी है। उसने कहा कि मुझे आने जाने में आसानी होगी। मैंने चाबी मेज पर फेंक दी। उसे लगा कि मेरे पास जो गाड़ी है वो बहुत खटारा है और उसके रुतबे के हिसाब से ठीक नहीं है। कि बात दांत रेंगते हुए आगे बढ़ा और कार की चाबी को अपने हाथ में ऐसे उठा लिया जैसे वह कोई पवित्र ग्रंथ हो। उसने उसे पलट पलट कर देखा। ये तो सच में जी क्लास है। हे भगवान! उसने अचानक अपना सिर उठाया। अब मुझे देखने का उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। नफरत की जगह अब उसकी आंखों में सम्मान था, बल्कि एक तरह की भक्ति थी। तू सच में मेरा सगा भाई है। उसने मेरे पैरों को कसकर पकड़ लिया। उसके आंसू और नाक बह रहे थे। मुझे भी सिखा दे, तूने आखिर ये सब किया कैसे? तूने उसे कौन सा जादू टोना कर दिया? मैंने उसे खुद से दूर धकेला। इसमें कोई जादू नहीं है। मैंने बस उसे तेरी असलियत दिखा दी और उसे मैं तुझसे थोड़ा ज्यादा पसंद आ गया। मैं उसके लिए कोई कविताएं नहीं लिख सकता, नहीं कोई रोमांटिक गाने गा सकता हूं। मैं रोज उसे गुड मॉर्निंग या गुड नाइट का मैसेज भी नहीं भेज सकता। वो उन इंटरनेट से चुराई गई कविताओं पर कैसे मर मिट सकती है? और तेरे बेसुरे गाने सुनकर तो कोई भी भाग जाए। मैंने बड़ी बेदर्दी से उसे सच्चाई बताई। की बादात, तेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि तू सच्चा नहीं है। तू बाख गुंग बांग से प्यार नहीं करता, तू उसके पैसों से प्यार करता है। तेरे जैसे लोग उसने बहुत देखे हैं। की बात दांत चुप हो गया, जैसे मेरी बात उसके दिल पर जा लगी हो। और तेरा क्या? क्या तुझे उसके पैसों से प्यार नहीं है? मैंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन मेरा प्यार खुला है। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मुझे सिर्फ उसके पैसों से मतलब है, और उसने भी मुझे साफ कह दिया कि उसे बस एक ढाल चाहिए। इसे कहते हैं दोनों की रजामंदी। हर किसी को वो मिल रहा है जो उसे चाहिए। की बात दांत मुझे घूरता रहा, जैसे वो मुझे पहली बार देख रहा हो। बासुओंग, तू बदल गया है। इंसान बदल ही जाता है। मैंने बाख गुंग बांग से कही गई बात दोहराई, खासकर तब जब कोई तुम्हें महीने के 350 मिलियन देने को तैयार हो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। ठीक है, अब रोना बंद कर। आज के बाद तेरा भाई तेरा ख्याल रखेगा। बता, तुझे कितने पैसे चाहिए? की बात दांत की आंखें चमक उठीं। उसने अपने हाथ मलते हुए ही करके हंसा। ज्यादा नहीं। मेरी नजर एक लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स पर है, और तियोले का हैंडबैग भी अब पुराना हो गया है। मैंने उसका ये रवैया देखकर अपना सिर हिलाया। कुछ लोगों को दूसरों के तलवे चाटने की आदत ही पड़ जाती है। इनका कुछ नहीं हो सकता। बाख गुंग बांग के बॉयफ्रेंड के तौर पर मेरे तीसरे दिन मुझे अपना पहला आधिकारिक काम मिला। आज रात एक चैरिटी बैंक्वेट है, तुम मेरे साथ चलोगे?
फोन पर बाख गुम बांग की आवाज बहुत शांत थी। नहीं, मैं सोफे पर लेटकर गेम खेल रहा हूं। बस जीतने ही वाला हूं। चू खाई भी आ रहा है। वो आजकल एक एक्ट्रेस के पीछे पड़ा है। आज रात बैंक्वेट में वह सबके सामने उसे प्रपोज करने वाला है। ओह, तो उसे मेरी तरफ से शुभकामनाएं देना। मैंने गेम में एक चाल चली और सामने वाले को हरा दिया। मैं नहीं चाहती कि वह कामयाब हो। वह एक्ट्रेस हमारी कंपनी की नई टैलेंट है। उसमें बहुत क्षमता है। मैं नहीं चाहती कि चू खाई जैसा घटिया इंसान उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? प्रपोजल को बर्बाद करना है? हाँ, मैं चाहती हूं कि तुम उसके प्रपोजल का तमाशा बना दो। उसे ऐसा बर्बाद करो कि वह एक्ट्रेस दोनों किसी को मुंह दिखाने लायक न रहें। यह काम थोड़ा मुश्किल है, मैंने अपनी ठुड्डी खुजलाते हुए कहा। पैसे ज्यादा लगेंगे। 350 मिलियन। डन। मैंने तुरंत गेम बंद कर दिया। मुझे पता भेज दो, काम हो जाएगा। फोन रखने के बाद मैं सीटी बजाता हुआ अपनी अलमारी के पास गया। बाख गुंग बांग ने मेरे लिए जो सूट खरीदे थे, आज उन्हें पहनने का मौका मिल ही गया। शाम को मैं अपनी मर्सिडीज जी क्लास में ठीक समय पर उस होटल के बाहर पहुंचा जहां बैंक्वेट होने वाला था। जब मैंने वैले को अपनी गाड़ी की चाबी दी तो मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई है। बाख गुंग बांग पहले से ही मेरा इंतजार कर रही थी। उसके वहां पहुंचते ही हर किसी की नजर उस पर टिक गई। मैं उसके पास गया और बहुत स्वाभाविक तरीके से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर पल भर के लिए थोड़ा अकड़ गया, लेकिन फिर वह सहज हो गई। मैं भी कुछ कम नहीं लग रहा, है ना? मैंने उसे आंख मारी। मैं एकदम प्रोफेशनल लग रहा हूं। सही कहा ना? हम दोनों अंदर गए और चू खाई की नजरें किसी सर्चलाइट की तरह हम पर पड़ी। वो सफेद ड्रेस पहने एक एक्ट्रेस के साथ खड़ा था जो बहुत ही मासूम लग रही थी। मुझे बाख गुंग बांग का हाथ पकड़े देखकर उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। गुंग बांग, तो तुम सच में इसे अपने साथ ले आई? मैं अपने बॉयफ्रेंड को बैंक्वेट में लेकर आई हूं। इसमें क्या परेशानी है? चू खाई का चेहरा और भी तमतमा गया। उसके पास खड़ी एक्ट्रेस का नाम आन की था। उसने मुझे बड़ी उत्सुकता से देखा। उसकी आंखों में थोड़ी पूछताछ वाली चमक थी। चू यंग मास्टर, क्या ये बहन बांग के बॉयफ्रेंड है? सच में बहुत टैलेंटेड लग रहे हैं। चू खाई ने एक ठंडी सांस ली। टैलेंटेड? ये तो बस औरतों के पैसों पर पलने वाला एक आशिक है। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और आनकी की तरफ देखा। तुम आनकी हो ना? मैंने तुम्हारी एक फिल्म देखी है। आनकी की आंखें चमक उठीं। सच में? कौन सी फिल्म? वही जिसमें तुमने एक कॉलेज स्टूडेंट का रोल किया था, जिसका अपहरण करके उसे पहाड़ों में बेच दिया जाता है और फिर उसे उसी किडनैपर से प्यार हो जाता है। आनकी की मुस्कान गायब हो गई। वह फिल्म उसके करियर का सबसे बड़ा दाग थी। इंटरनेट पर लोगों ने उसे बहुत गालियां दी थी। मुझे तुम्हारी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मैंने पूरी गंभीरता से कहा। खासकर वो आखिरी सीन, जब तुम रोते रोते चिल्लाती हो कि भले ही वो मुझे मारे, मुझे गालियां दे, मुझे जाने ना दे, लेकिन उसने मुझे एक छत तो दी है। उस सीन में तुम्हारी एक्टिंग किसी अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस जैसी थी। तुम्हें स्टॉकहोम सिंड्रोम का बहुत गहरा असर हो गया था। अब आनकी का चेहरा ऐसा हो गया था जिसे बुरा कहना भी कम होगा। बाख गुंग बांग के कंधे कांप रहे थे। वो बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक पा रही थी। चू खाई गुस्से से आग बबूला हो रहा था। कमीने, तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने क्या गलत कह दिया? मैंने एकदम मासूमियत से पूछा। क्या वह फिल्म आनकी का मास्टरपीस नहीं है? मुझे लगा ये तो उनकी एक्टिंग की तारीफ है। आसपास के लोग हमारे बारे में फुसफुसाने लगे थे। आनकी की आंखें लाल हो गई थी। उसने चू खाई को रुहासी होकर देखा। चू खाई, ये मुझे परेशान कर रहा है। चू खाई ने मेरी तरफ उंगली उठाई। तू रुक जा, इतना कहकर वह आनकी को वहां से ले गया। बहुत बढ़िया। बाख गुंग बांग ने मुझे शैंपेन का एक गिलास दिया। स्टार्टर तो खत्म हो गया, अब मेन कोर्स आने वाला है। तुम तैयार हो? मैंने अपना गिलास उसके गिलास से टकराया। मेरी डिक्शनरी में तैयारी नाम का कोई शब्द नहीं है। मुझे तो मौके पर चौका मारना पसंद है। बैंक्वेट आधा खत्म हो चुका था। तभी एमसी ने बहुत ही उत्साह से ऐलान किया, अब हम एक बहुत ही रोमांटिक पल के गवाह बनने वाले हैं। लाइटें कम हो गई और स्टेज के बीचों बीच एक स्पॉटलाइट पड़ी। चू खाई एक घुटने के बल बैठा था। उसके हाथ में लाल गुलाबों का एक बड़ा सा गुलदस्ता था और वह आनकी को प्यार से देख रहा था। आनकी, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी बात है। वो बहुत ही घिसे-पिटे और चीजी डायलॉग बोलने लगा। आनकी की आंखें नम थी। वो इतनी भावुक लग रही थी जैसे उसके पास शब्द ही न बचे हों। पूरा हॉल शांत था।
सभी इस रोमांटिक प्रपोजल को देख रहे थे। बाखंगुंग बांग ने मुझे कोहनी मारी। अब तुम्हारी बारी है। मैंने सिर हिलाया, मेज से केक की एक प्लेट उठाई और उसे पूरी ताकत से स्टेज की तरफ फेंक दिया। प्लेट हवा में एक शानदार आग बनाती हुई सीधी चू खाई के सिर पर जाकर लगी। उसका वो तेल से चिपका हुआ सिर, छपाक, क्रीम उसके चेहरे पर फैल गई। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान थे। स्पॉटलाइट के नीचे चू खाई के सिर पर भूरे रंग का तिरमिसू केक लगा था। क्रीम पिघलकर उसके चेहरे पर आ रही थी और उसकी नाक पर ऐसे जम गई थी जैसे किसी पक्षी ने बीट कर दी हो। उसके हाथ से गुलाबों का गुलदस्ता गिर गया और प्रपोजल के लिए रखी हीरे की अंगूठी भी एक तरफ लुढ़क गई। ये किसने किया? चू खाई की दहाड़ ने उस सन्नाटे को तोड़ा। मैं धीरे से खड़ा हुआ। मेरे हाथ में अभी भी चम्मच था। माफ करना, मेरा हाथ फिसल गया। मैंने शर्मिंदगी का नाटक करते हुए कहा, यहां का फर्श बहुत चिकना है। मेरा हाथ फिसल गया। सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। उनमें हैरानी थी, उलझन थी और कुछ लोग मजे भी ले रहे थे। चू खाई ने मुझे देखा और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई, जैसे कोई पागल सान हो। ये तूने किया? वो पागलों की तरह भीड़ को चीरता हुआ मेरी तरफ लपका। कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ने की कोशिश की। मुझे छोड़ दो, मैं इसे जान से मार दूंगा। चू खाई अभी भी हाथ पैर मार रहा था। आनकी को भी अब समझ आ गया था कि क्या हुआ है। वो अपनी ड्रेस उठाकर मेरी तरफ दौड़ी और मेरी नाक पर उंगली रखकर चिल्लाई, तूने ये जानबूझकर किया है। तूने चू खाई के प्रपोजल को क्यों बर्बाद किया? मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैंने उसे बहुत ही मासूम आंखों से देखा। मुझे बस चू यंग मास्टर के इस तरह अपने घुटने के बल बैठने का तरीका देखकर अपनी बिल्डिंग के नीचे रहने वाले उस मोची अंकल वोंग की याद आ गई। मैं उन्हें देखने में इतना खो गया कि मेरे हाथ से प्लेट फिसल गई। ये सुनकर आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। वे चू खाई को देखकर फुसफुसाने लगे, जिसके सिर पर अभी भी केक लगा था। आनकी का चेहरा गुस्से से लाल था और उसकी आंखों में आंसू थे। तू बहुत ही बेशर्म इंसान है। अरे मोहतरमा, आप कुछ भी खा सकती हैं लेकिन कुछ भी बोल नहीं सकती। मैंने गंभीरता से कहा, मैं तो बस एक काम इंसान हूं जो यहां से गुजर रहा था। अगर आपको किसी को दोष देना ही है तो इस प्रपोजल को दीजिए जो इतना भावुक था कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, या फिर इस होटल की प्लेटों की क्वालिटी को दोष दीजिए। होटल का मैनेजर पसीने से लकपथ दौड़ता हुआ आया। चू यंग मास्टर यंग मास्टर, कृपया शांत हो जाइए। बात से मसला हल करते हैं। कौन सी बात? चू खाई ने मैनेजर को धक्का दिया। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बाखंगुंग बांग आगे आई। उसने चू खाई को ठंडी नजरों से देखा। चू खाई, तुम्हारा ये तमाशा खत्म हुआ या नहीं? nguंग बांग, तुम अभी भी इसे बचाना चाहती हो? चू खाई को यकीन नहीं हो रहा था। इसने ये सब किया और तुम फिर भी इसके साथ हो। इसने तुम्हें ऐसा कौन सा जादू कर दिया है? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। बाखंगुंग बांग की आवाज में किसी भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। तुम मेरे सामने मेरे बॉयफ्रेंड को मारने की बात कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है मैं चुपचाप खड़ी रहूंगी? वो कुछ पल रुकी और उसकी नजर पूरे हॉल पर पड़ी। आज जो भी हुआ वो एक हादसा था। अगर किसी ने भी इस बात को बाहर ले जाने की कोशिश की तो मैं, बाखंगुंग बांग, उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन उसमें ऐसा रुतबा था कि कोई उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। हॉल में जो लोग हंस रहे थे वे एकदम चुप हो गए। चू खाई ने बाखंगुंग बांग को देखा और फिर मुझे देखा। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई मक्खी निगल ली हो। बाखंगुंग बांग के रहते हुए वह आज मुझे हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुम्हें देख लूंगा। इतना कहकर उसने अपने सिर से केक पोंछा और रोती हुई आनकी को खींचते हुए वहां से चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। एक शानदार प्रपोजल एक बहुत ही भद्दे मजाक में बदल गया था। अब बैंक्वेट तो आगे नहीं बढ़ सकता था। मेहमान भी एक एक करके जाने लगे। जाते वक्त वे मुझे देखना नहीं भूलते थे। उनकी आंखों में कई तरह के सवाल थे। मैं बाखंगुंग बांग के साथ होटल से बाहर आया। कार में बैठते ही बाखंगुंग बांग ने मुझे 350 मिलियन का चेक दिया। आज का तुम्हारा काम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा था। मैंने चेक लिया और सीटी बजाई। सच कहूं तो चू यंग मास्टर ने भी पूरा साथ दिया। उनका सिर किसी टारगेट बोर्ड जैसा लग रहा था। प्लेट लगने की आवाज बहुत ही सुकून देने वाली थी। बाखंगुंग बांग ने कार स्टार्ट की। वह मुस्कुराई नहीं, बस सामने देखते हुए बोली, कीबा सुओंग, आज तुमने चू खाई से बहुत पक्की दुश्मनी मोल ले ली है। वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे पता है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अब तुम जो मेरे साथ हो। मैंने बड़े बेपरवाह अंदाज में कहा।
बाखंगुम बांग ने मेरी तरफ देखा। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है? अगर तुम पर भरोसा नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा? मैंने चेक को अपनी जेब में रखा। अब हम दोनों एक ही कश्ती में सवार हैं। अगर मैं डूबा तो तुम भी डूबोगी। बाखंगुम बांग चुप रही। कार बहुत तेज चल रही थी। खिड़की के बाहर रात का नजारा तेजी से पीछे छूट रहा था। बहुत देर बाद मैंने उसे धीरे से बड़बड़ाते सुना कि बस सूंघ, तुम सच में पागल हो। मैं मुस्कुराया। तारीफ के लिए शुक्रिया। चू खाई के प्रपोजल को बर्बाद करने के बाद मैंने कुछ दिन बहुत शांति से बिताए। मैं अपनी जी क्लास लेकर सब्जी खरीदने जाता और घर पर गेम खेलता। मेरी जिंदगी किसी राजा से कम नहीं थी। की दात कई बार मुझसे मिलने आया। हर बार वह मेरी चापलूसी करता और बातों बातों में मुझसे कहता कि मैं उसे भी बड़ी पार्टियों में ले जाऊं। वो मुझसे कुछ पैसे भी ऐंठना चाहता था, लेकिन मैं हर बार उसे भगा देता। आज जब मैं मोहल्ले में ओंग चोंग के साथ चेस खेल रहा था, तभी बाखंगुम बांग का फोन आया। तुरंत मेरे घर आ जाओ। उसकी आवाज रोज से ज्यादा परेशान लग रही थी। बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मेरे घरवाले आ गए हैं। मैंने फोन रखा, ओंग चोंग को अलविदा कहा और अपनी जी क्लास लेकर बाखंगुम बांग के घर की तरफ निकल पड़ा। वह एक आलीशान विला में रहती थी। वहां की सिक्योरिटी किसी मिलिट्री बेस जैसी थी। जब मैंने बाखंगुम बांग का नाम लिया, तभी उन्होंने मुझे अंदर जाने दिया। उसका विला बहुत बड़ा था। वहां एक बगीचा और एक स्विमिंग पूल भी था। जब मैं अंदर गया तो लिविंग रूम में काफी लोग बैठे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो बहुत ही रौबदार लग रहा था, वो शायद बाखंगुम बांग का पिता था। एक अधेड़ उम्र की औरत जो बहुत सजी धजी थी और बार बार आहें भर रही थी, शायद वह उसकी मां थी। उनके पास एक 27 से 28 साल का नौजवान बैठा था। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने थे, लेकिन उसकी आंखों में चालाकी भरी हुई थी। बाखंगुम बांग सोफे पर बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मुझे अंदर आते देख सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। तो यही है वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? उस अधेड़ उम्र के आदमी ने कहा। उसकी आवाज बहुत भारी थी, जैसे किसी को हुक्म देने की आदत हो। बाखंगुम बांग ने सिर हिलाया। मॉम, डैड, भैया, ये की बात सोंग है, मेरा बॉयफ्रेंड। मैंने उन सबको देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, और नमस्ते भैया। किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। उसकी मां मुझे सिर से पैर तक ऐसे घूर रही थी जैसे एक्सरे कर रही हो। बेटा, तुम्हारे परिवार वाले क्या करते हैं? मेरे माता पिता आम मजदूर हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। ओह, उसने मुंह बनाते हुए कहा। उसकी आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। तो आजकल तुम कहां काम कर रहे हो? मैं अभी बेरोजगार हूं। मेरी ये बात सुनते ही लिविंग रूम का माहौल और भी ठंडा हो गया। उसके भाई ने ताना मारते हुए कहा, एक बेरोजगार आवारा। nguम बांग, क्या तुम हमसे मजाक कर रही हो? तुम्हें बॉयफ्रेंड के लिए यही मिला था? बाख दूंग, अपनी जुबान संभाल कर बात करो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? बाख दूंग ने अपने हाथ फैलाए। एक गरीब भिखारी, कोई नौकरी नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये तुम्हारे पीछे क्यों है? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? तुमने बाख परिवार की नाक कटवा दी है। तुम्हें मेरी जिंदगी में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई बहन आपस में लड़ने वाले हैं। तभी उनके पिता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। तुम दोनों चुप हो जाओ। उन्होंने मेज पर जोर से हाथ मारा। लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। उन्होंने मुझे अपनी चील जैसी आंखों से देखा। कि बस सुओंग, है ना? मुझे कोई परवाह नहीं कि तुम कौन हो, और नहीं मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि तुमने मेरी बेटी के करीब आने के लिए कौन सी चाल चली। मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। उन्होंने अपनी जेब से एक चेकबुक निकाली, उस पर कुछ लिखा और उसे मेज पर फेंक दिया। यह 3 अरब का चेक है। इसे लो और यहां से चले जाओ। मेरी बेटी की जिंदगी में दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। ये जानी पहचानी कहानी फिर से मेरे सामने थी। सच कहूं तो मेज पर पड़े उस चेक को देखकर मेरा भी मन ललचा गया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे नहीं देखे थे। बाखंगुम बांग की आंखें बहुत कुछ कह रही थी। उनमें बेचैनी थी, घबराहट थी और एक ऐसा भाव था जिसे मैं समझ नहीं पाया। कमरे में मौजूद हर कोई मुझे देख रहा था और मेरे फैसले का इंतजार कर रहा था। मैंने वह चेक उठाया और उन सबके सामने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। अंकल, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं बाखंगुम बांग के साथ पैसों के लिए नहीं हूं। बाख दुओंग ऐसे हंसा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुन लिया हो। पैसों के लिए नहीं? तो फिर किस लिए? क्या उसकी सूरत के लिए? मुझसे मजाक मत करो। मैंने तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं।
हाँ, बिल्कुल। मैंने सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि मैं उसके साथ सिर्फ उसी के लिए हूं। मैंने बाख गुंग बांग की तरफ देखा और मेरी आंखों में अचानक बहुत प्यार उभर आया। मैं उससे प्यार करता हूं, उसकी अच्छाई से, उसकी हिम्मत से, उसकी हर चीज से। मेरे लिए वो अनमोल है। 3 अरब तो क्या, 30 अरब या 300 अरब में भी मैं उसका सौदा नहीं कर सकता। मैंने बहुत ही सच्चे और भावुक लहजे में कहा, यहां तक कि मुझे खुद भी अपनी बात पर यकीन होने लगा था। लिविंग रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। बाख गुंग बांग के माता पिता और उसका भाई मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई पागल हूं। सिर्फ बाख गुंग बांग का सिर नीचे झुका हुआ था। मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, लेकिन मैंने देखा कि उसके कंधे हल्के हल्के कांप रहे हैं। मुझे पता था कि वो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही है। पागल है, ये बिल्कुल पागल है, उसकी मां खुद से बड़बड़ा रही थी। उसके पिता का चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। तो तुम पैसों के लिए नहीं हो? वे गुस्से से हंसे। मैं भी देखता हूं कि तुम ये नाटक कब तक कर सकते हो। आज से मैं गुंग बांग के सभी क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर रहा हूं। मैंने कंपनी में भी बोल दिया है कि उसके सारे शेयर और डिविडेंड फ्रीज कर दिए जाएं। उसे एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं देखना चाहता हूं कि जब बाख गुंग बांग के पास कुछ नहीं होगा, तब भी तुम्हारा यह सच्चा प्यार कायम रहता है या नहीं। उसकी मां भी उनके पीछे पीछे जाने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने मुझे गुस्से से देखा। बाख दुओंग ने मेरे कंधे थपथपाए और धीरे से बोला, लड़के, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, लेकिन मेरी मानो तो अभी भी वक्त है। पीछे हट जाओ, वरना पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। इतना कहकर वह भी चला गया। मैं सोफे पर धम से बैठ गया और एक लंबी सांस ली। काम हो गया। कैसा लगा? क्या मेरी एक्टिंग को ऑस्कर मिलना चाहिए? बाख गुंग बांग ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें थोड़ी लाल थी, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। कीबा सुओंग, तुमने मेरे लिए एक और बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। मैंने कंधे उचकाए। ये मुसीबत तुमने खुद ही मोल ली है। अब बताओ, आगे क्या करना है? क्या सच में तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं बचा? लगभग। उसने सिर हिलाया, लेकिन वो बहुत शांत लग रही थी। लेकिन मैं भूखी नहीं मरूंगी। उसने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। चलो, प्रेसिडेंट बाख अब कंगाल हो चुकी है। अब मेरा खर्च उठाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो सड़क किनारे ढाबे पर खाते हैं। मैं थोड़ा झिझका, फिर मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसके हाथ बहुत गर्म थे। उस दिन के बाद बाख गुंग बांग सच में दिवालिया हो गई। उसने अपना आलीशान विला छोड़ दिया और मेरे साथ मेरे उस छोटे और जर्जर से अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई। जबकि बाद दात ने बाख गुंग बांग को सूटकेस के साथ मेरे दरवाजे पर खड़े देखा, तो वो इतना हैरान हुआ कि उसके हाथ से उसका बैग छूट कर गिर गया। ये सब क्या है? मैं दिवालिया हो गई हूं। बाख गुंग बांग ने इतनी आसानी से कहा जैसे वो बता रही हो कि आज मौसम बहुत अच्छा है। इसके बाद वो बिना किसी झिझक के मेरे बेडरूम में चली गई, जिसमें सिर्फ एक ही बिस्तर था, और वही रहने लगी। और मैं सोफे पर सोने लगा। शुरुआत में मेरा भाई बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसका मौका फिर से आ गया है। वो रोज मेरे घर के चक्कर लगाता। वो बाख गुंग बांग की चापलूसी करता और उसके लिए चाय पानी लाता। लेकिन बाख गुंग बांग ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने जो बेकार सी कविताएं लिखी थी, बाख गुंग बांग ने उन्हें रद्दी के कागज की तरह समझ लिया। जब वह अपने बेसुरे गाने गाता, तो बाख गुंग बांग सीधे अपने ईयरफोन लगा लेती। कुछ दिनों बाद की बात दाद का दिल टूट गया। उसने सच्चाई को मान लिया और चुपचाप वहां से चला गया। प्रेसिडेंट बाख का रुतबा छिनने के बाद बाख गुंग बांग पूरी तरह से बदल गई थी। वो अब एक कार्टून वाला पजामा पहनती थी और टीवी के रिमोट के लिए मुझसे लड़ती थी। जब मैं गेम खेलने में इतना मगन हो जाता कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देता, तो वह चुपके से मेरे इंटरनेट का तार निकाल देती। और जब मैं खाना बना रहा होता, तो वह मेरे पीछे से आकर कटी हुई खीरा चुरा कर खा लेती। अब वो एक घमंडी रानी नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह थी जो मेरे साथ रह रही थी। एक ऐसी दोस्त जो थोड़ी परेशान करने वाली थी, लेकिन मुझे बुरी नहीं लगती थी। उस रात मैं आधी रात तक गेम खेलता रहा। जब मैं पानी पीने के लिए लिविंग रूम में आया, तो मैंने देखा कि बाख गुंग बांग बालकनी में अकेली बैठी बाहर का नजारा देख रही है। मैं उसके पास गया और उसे एक बियर का कैन दिया। कुछ सोच रही हो? उसने बियर ली और एक घूंट पिया। कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि ये जिंदगी भी कितनी अच्छी है। इसमें क्या अच्छा है? पैसे नहीं है, रहने के लिए बड़ा घर नहीं है, और तुम्हें मेरे जैसे बेरोजगार के साथ एक ही छत के नीचे रहना पड़ रहा है। लेकिन ये बहुत सुकून भरा है। उसने पलटकर मुझे देखा। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। अब मुझे कोई नाटक नहीं करना पड़ता उन अजीब लोगों
और परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। बहुत सालों बाद मुझे इतना सुकून मिला है। वो अचानक मुस्कुरा दी। कीबा सुओंग, तुम्हें पता है, मेरे पिता ने मेरे अकाउंट ब्लॉक कर दिए, लेकिन इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। मेरी अपनी एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसे वो हाथ नहीं लगा सकते। मैं हैरान रह गया। तो फिर तुम यहां मेरे पास क्यों आई? क्योंकि मुझे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। मैं देखना चाहती थी कि जो इंसान हमेशा कहता है कि वह पैसों के लिए नहीं है, वो मेरे कंगाल होने पर क्या करता है। तो क्या नतीजा निकला? नतीजा ये निकला कि तुम मेरी सोच से भी ज्यादा बड़े कमीने हो। उसने मुझे देखा, लेकिन तुम मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा भरोसेमंद भी हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बियर का कैन खोला और एक घूंट पिया। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी। वो बहुत अच्छी लग रही थी। कीबा सुओंग, उसने अचानक मेरा नाम पुकारा। हाँ, चलो हम सच में एक हो जाएं। मेरे मुंह से बियर बाहर निकल गई। मैं खांसने लगा। मेरा चेहरा लाल हो गया था। तुमने क्या कहा? मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने कहा, चलो हम एक हो जाते हैं। उसने मुझे देखा। उसकी आंखें बहुत गंभीर थी। कोई नाटक नहीं, कोई सौदा नहीं। तुम सच में मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं उसे देखता रहा। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो गया था। मैं मानता हूं कि वो बहुत खूबसूरत है। इतने दिन साथ रहने के बाद मेरे मन में भी उसके लिए कुछ भावनाएं पैदा हो गई थी, लेकिन बस थोड़ी सी। हम दोनों अलग अलग दुनिया के इंसान थे। वो आसमान की परी थी और मैं जमीन की धूल। तुमने ज्यादा पी ली है। मैंने अपना मुंह फेर लिया। मेरी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं नशे में नहीं हूं, मैं पूरे होश में हूं। कीबा सुओंग, मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी सच्चाई पसंद है। तुम्हारा वो बेपरवाह अंदाज पसंद है, और लोगों से बात करने का तुम्हारा वो बेबाक तरीका भी। तुम्हारे साथ रहकर मुझे लगता है कि मैं कोई जिंदा इंसान हूं, पैसे कमाने की कोई मशीन नहीं। उसकी बातें मेरे दिल में किसी पत्थर की तरह लगी, जिसने मेरे शांत मन में एक हलचल सी मचा दी। मैं मानता हूं कि मेरा दिल धड़कने लगा था, लेकिन मेरे दिमाग ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हमारे बीच का वो सौदा और वो बात की मुझसे सच्चा प्यार मत करना अभी भी मेरे दिमाग में गूंज रही थी। मैंने खुद को शांत करने के लिए एक गहरी सांस ली। हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। क्यों सही नहीं है? किसी भी लिहाज से नहीं। तुम अमीर हो और मैं एक गरीब इंसान। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। हम दोनों की दुनिया अलग है। पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा नहीं, लेकिन आत्मसम्मान तो मायने रखता है। मैंने उसकी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूं। मैं पैसों के लिए तुम्हारा बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकता हूं, लेकिन मैं पैसों के लिए तुम्हारा असली बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगा। बाख गुंग बांग चुप रही। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक दिखाई दी, लेकिन तुरंत ही उसने सब समझ लिया। मैं समझ गई। मुझे माफ कर दो, मैंने जल्दबाजी कर दी। इतना कहकर वो मुड़ी और अपने कमरे में चली गई। मैं बालकनी में अकेला बैठा अपनी बची हुई बियर पीता रहा। मुझे अंदर से बहुत खालीपन महसूस हो रहा था। अगली सुबह बाख गुंग बांग बहुत जल्दी उठ गई। जब मैं सोफे से उठा तो वो पूरी तरह से तैयार थी। वो फिर से वही पुरानी प्रेसिडेंट बाख लग रही थी। मुझे कंपनी वापस जाना होगा। मेरे पिता हार मान चुके हैं। इतने दिन मुझे यहां रहने देने के लिए शुक्रिया। उसकी आवाज में वही पुरानी दूरी और औपचारिकता थी जो शुरुआत में थी। मैंने जवाब दिया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर थोड़ा बुरा लग रहा था। दरवाजे तक पहुंचकर वह रुक गई। कीबा सुओंग, हमारा सौदा अभी भी कायम है। अगर मुझे कोई परेशानी हुई तो मैं तुम्हें बुलाऊंगी। तुम्हारी फीस वही रहेगी। इतना कहकर वह चली गई। दरवाजे के बंद होने की आवाज आई, और ऐसा लगा जैसे हमारे बीच कुछ जो पनप रहा था वो भी उस दरवाजे के साथ ही बंद हो गया। कीबा दांत ठीक खाने के वक्त पर आ गया। जब उसने देखा कि बाख गुंग बांग वहां नहीं है तो उसका चेहरा उतर गया। तुम्हारी देवी चली गई? हाँ, मैं नूडल्स बना रहा हूं। मैंने पीछे मुड़े बिना ही कहा। मैंने तो पहले ही कहा था कि कोई परी मुर्गियों के दड़बे में कैसे रह सकती है। वह मेरे पास आया और फुसफुसाकर बोला, क्या जाते वक्त उसने तुम्हें कोई ब्रेकअप फीस दी? मैंने नूडल्स निकाले, उन पर सॉस डाला और उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुझे क्या हो गया है? तू इतना उदास क्यों है? उसने मेरी उदासी को भांप लिया था। झगड़ा हुआ क्या? नहीं। तो क्या उसने तुझे छोड़ दिया? मैंने मेज पर जोर से अपनी चॉपस्टिक्स पटकी। क्या तू कभी मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं सोच सकता? कीबा दांत डर गया और चुप हो गया। मैं नूडल्स खाने लगा। स्वाद बुरा नहीं था,
बस थोड़ा नमकीन लग रहा था। शायद मेरे आंसू उसमें गिर गए थे। मैं आखिर सोच क्या रहा था। खाना खाने के बाद मैंने उसे कल रात की सारी बात बता दी। मेरी बात सुनकर वो बहुत देर तक हैरान रहा। फिर उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई बेवकूफ हूं। कि बा सुओंग, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? 35,000 अरब की मालकिन ने तुझे प्रपोज किया और तूने उसे मना कर दिया। किस लिए? अपने उस 2 कौड़ी के आत्मसम्मान के लिए। तुझे कुछ समझ नहीं आता। मुझे सच में समझ नहीं आता। मुझे बस इतना पता है कि तूने अभी अभी 350 अरब का नुकसान कर लिया है। वो बहुत दुखी लग रहा था। तुझे बस हाँ कहना था और तेरी पूरी जिंदगी, बल्कि तेरा अगला जन्म भी संवर जाता। तुझे और क्या चाहिए? वो खुद नहीं सोच रही कि तुम दोनों एक दूसरे के लायक हो या नहीं, तो तू क्यों सोच रहा है? अभी वो नहीं सोच रही, लेकिन बाद में क्या होगा? जब ये नयापन खत्म हो जाएगा तो उसे लगेगा कि मैं उसके लायक नहीं हूं। तब मैं क्या करूंगा? एक कुत्ते की तरह जिसे उसने लात मार कर निकाल दिया हो। लात मार दी तो क्या हुआ? किबा दात ने बहुत ही जोश में कहा। एक अमीर औरत से लात खाना भी कोई बेइज्जती की बात नहीं है। कम से कम तूने कुछ दिन तो राजाओं की तरह जिया होगा ना। और अब क्या? तू अपने उस फटे पुराने आत्मसम्मान को पकड़े बैठा है। नतीजा क्या निकला? तू अभी भी एक गरीब भिखारी है। जाकर अपने वो 21,000 वाले नूडल्स खा। उसकी बातों ने मेरी बोलती बंद कर दी थी, क्योंकि वह जो कह रहा था वो सच था। बासुओंग, की बात दाद की आवाज थोड़ी नरम हुई। मुझे पता है तू बहुत खुददार है, लेकिन असल जिंदगी को भी देख। हम जिस जगह से आते हैं वहां बाख nguम बांग जैसी किसी इंसान का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तूने ये मौका गवा दिया तो समझ ले सब कुछ गवा दिया। दात ने एक आह भरी। तू सोच ले, अगर तुझे समझ आ जाए तो जाकर उसे मना ले। आदमियों को थोड़ी बेशर्मी दिखानी पड़ती है, इसमें कोई बेइज्जती नहीं है। इतना कहकर उसने मेज से बर्तन उठाए और रसोई में धोने चला गया। मैं बहुत देर तक लिविंग रूम में अकेला बैठा सोचता रहा। क्या वह सही कह रहा था? शायद हाँ, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने से हमेशा यह आवाज आती थी कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं गरीब हो सकता हूं, मैं किसी काम का नहीं हो सकता हूं, लेकिन मैं अपने उसूलों से समझौता नहीं कर सकता। मेरा और बाख nguम बांग का रिश्ता एक सौदे से शुरू हुआ था। अगर मैं उसके पैसों के लिए उसके साथ रहा तो हमारा रिश्ता हमेशा एक सौदा ही रहेगा, और मुझे ये मंजूर नहीं था। तभी मेरे फोन पर एक मैसेज आया। ये बाख nguम बांग का मैसेज था। आज शाम 7 बजे उसी होटल में जहां पिछली बार चैरिटी बैंक्वेट हुआ था, एक कॉकटेल पार्टी है। चूक खाई भी आएगा। उसने मेरी कंपनी के बारे में कुछ बुरी खबरें ढूंढ निकाली है और वह आज पार्टी में उनका पर्दाफाश करने वाला है। नियम वही रहेंगे। इस परेशानी से निपटने में मेरी मदद करो। मैंने मैसेज देखा और मुस्कुरा दिया। देखा, हमारे बीच आखिर में एक सौदा ही है। जब मैं होटल पहुंचा तो बाख nguम बांग दरवाजे पर ही मेरा इंतजार कर रही थी। वह फिर से वैसी ही ठंडी और घमंडी लग रही थी। मुझे देखकर उसने सिर्फ सिर हिलाया। माहौल थोड़ा अजीब था। चलो, उसने चुप्पी तोड़ते हुए कहा और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था। कॉकटेल पार्टी बहुत ही शानदार थी। हमारे अंदर जाते ही सबकी नजरें हम पर टिक गई। पिछले बैंक्वेट में हुए उस केक हादसे की वजह से मैं और बाख nguम बांग दोनों ही चर्चा में आ गए थे। चूक खाई ने भी हमें देख लिया था। वो लोगों की भीड़ से घिरा हुआ था जो उसके साथ शराब पी रहे थे। मुझे देखते ही उसकी आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। वो अपना गिलास लेकर हमारी तरफ आया। अरे, क्या ये प्रेसिडेंट बाक और उनका वो पालतू बॉयफ्रेंड नहीं है? कैसा रहा? पिछली बार का केक खाने में मजा आया। उसके आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। ठीक ठाक था, मैंने बिना घबराए कहा। बस क्रीम थोड़ी ज्यादा मीठी थी। अगली बार फ्रूट केक मंगवाना, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। चुखाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। ज्यादा मत उड़ लड़के, उसने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया। पिछली बार बाख nguम बांग ने तुझे बचा लिया था, लेकिन आज मैं तुझे यहां से पैरों पर चलकर नहीं जाने दूंगा। ठीक है, मैंने सिर हिलाया। लेकिन जाने से पहले क्या मैं कुछ खा सकता हूं? मैंने रात का खाना नहीं खाया है। इतना कहकर मैं उसे नजरअंदाज करता हुआ बुफे की तरफ चला गया। बाख nguम बांग भी मेरे पीछे आई। तुम उस पर ध्यान मत दो, वह एक पागल कुत्ता है। मुझे पता है। मैंने एक प्लेट ली और उस पर एक सैल्मन मछली का टुकड़ा रखा। वो तुम्हारे खिलाफ क्या करने वाला है? उसने मेरी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट को खरीद लिया है और एक फर्जी फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करवाई है।
वो आज रात सबके सामने ये साबित करना चाहता है कि मेरी कंपनी ने अपने खाते में हेराफेरी की है, जिससे मेरे शेयरों की कीमत गिर जाए। तो तुम्हारी असली रिपोर्ट कहाँ है? वो मेरे असिस्टेंट के पास है, लेकिन मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रही हूं। बा खंगुंग बांग ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मुझे शक है कि चू खाई के आदमियों ने उसे किडनैप कर लिया है, इसलिए हमें अभी समय बर्बाद करना होगा जब तक कि हम उसे ढूंढ न लें। सही कहा, मैंने सैलमन का एक टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा। लेकिन इस काम के लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। बा खंगुंग बांग ने मुझे देखा। उसकी आंखों में कई सवाल थे। 700 मिलियन। डन। हम बात कर ही रहे थे कि चू खाई स्टेज पर चढ़ गया और उसने माइक ले लिया। देवियों और सज्जनों, मेरे दोस्तों, शुभ संध्या। सब लोग चुप हो गए और उसे देखने लगे। आज मैं यहां एक इंसान की असलियत से पर्दा उठाने आया हूं। उसने सीधा बा खंगुंग बांग की तरफ इशारा किया। बा खंगुंग बांग, एक ऐसी औरत जो बाहर से बहुत मजबूत और ईमानदार दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपनी कंपनी के खातों में हेराफेरी कर रही है। वो अपने निवेशकों को धोखा देकर उनकी जेबें काट रही है। उसने अपने हाथ में पकड़ी एक फाइल हवा में लहराई। मेरे पास उसकी कंपनी की सबसे नई फाइनेंशियल रिपोर्ट है। इसमें साफ लिखा है कि उसकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर है। उसकी बात सुनते ही पूरे हॉल में हलचल मच गई। सबकी नजरें बा खंगुंग बांग पर थी। बा खंगुंग बांग का चेहरा पीला पड़ गया। चू खाई, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैं झूठा इल्जाम लगा रहा हूं या नहीं, ये तो सबको अभी पता चल जाएगा। चू खाई हंसा और उस रिपोर्ट को बड़ी स्क्रीन पर दिखाने की तैयारी करने लगा। स्थिति बहुत गंभीर थी। मैंने स्टेज पर खड़े चू खाई को देखा और फिर अपने पास खड़ी बा खंगुंग बांग को, जिसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मुझे पता था कि अब मेरे एक्शन लेने का समय आ गया है। मैं 100 मीटर की रेस दौड़ने वाले किसी एथलीट की तरह स्टेज की तरफ भागा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, मैंने चू खाई के हाथ से माइक छीन लिया। पूरे हॉल की नजरें फिर से मुझ पर टिक गई। चू खाई ने मुझसे माइक छीनने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मैंने नीचे खड़ी भीड़ को देखा और गला साफ किया। देवियों और सज्जनों, चू यंग मास्टर ने अभी जो भी कहा उस पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। क्यों? भीड़ में से किसी ने पूछा। मैंने एक गहरी सांस ली और पूरी ताकत से चिल्लाया, क्योंकि वो मुझसे प्यार करते हैं। वो ये सब सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे उस औरत को छीन लिया जिससे वे प्यार करते थे। बा खंगुंग बांग, उनका प्यार नफरत में बदल गया है। अगर वे मुझे नहीं पा सकते तो वे मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो पागल हो गए हैं? सभी लोग हक्के बक्के रह गए। चू खाई तो जैसे पत्थर का बन गया। वह जमीन पर पड़ा था और मेरी तरफ उंगली उठा रहा था। उसका मुंह खुला का खुला रह गया था, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। मैंने उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा हो। चू खाई, मैंने बहुत ही दुख भरे स्वर में कहा, मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन प्यार के मामले में जोर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। मेरे पास अब गुंग बांग है, हम दोनों एक नहीं हो सकते। तुम मुझे भूल जाओ। इतना कहकर मैंने उसे आंख भी मारी। चू खाई की आंखें बाहर आ गई और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। चू खाई को उसके आदमी उठाकर ले गए। बिजनेस की एक सोची समझी चाल को मैंने बहुत ही मजाकिया तरीके से नाकाम कर दिया था। अब यह कॉकटेल पार्टी भी आगे नहीं चल सकती थी। बा खंगुंग बांग मुझे खींचते हुए वहां से ले गई, जबकि लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे उनका जबड़ा ही जमीन पर गिर गया हो। कार में बैठते ही वो स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर जोर जोर से हंसने लगी। कीबा सुओंग, तुम सच में एक जीनियस हो। वो हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। तुम्हारे दिमाग में ऐसा खतरनाक आइडिया आया कहां से? इसे कहते हैं उसी के जाल में उसी को खसाना। मैंने आराम से सीट बेल्ट बांधते हुए कहा। क्या उसे मुझ पर कीचड़ उछालना पसंद नहीं था? तो मैंने उस पर उससे भी बड़ा कीचड़ उछाल दिया, जिसे वो कभी साफ नहीं कर पाएगा। कल से ही ये खबर कि चू परिवार के बड़े बेटे ने अपने दुश्मन से प्यार में धोखा खाकर ये सब किया, पूरी हाई सोसाइटी में फैल जाएगी। इसके बाद चू खाई किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। और मेरे असिस्टेंट का क्या? बा खंगुंग बांग ने मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए पूछा। चिंता मत करो। मैंने अपना फोन निकाला और की बात दाद को कॉल किया। हो, क्या तुमने काम कर दिया? क्या वो आदमी सुरक्षित है? हाँ, उन्हें उन बेवकूफ गुंडों से बचा लिया गया है। बात यह थी कि जब बा खंगुंग बांग मुझे स्थिति के बारे में बता रही थी, तभी मैंने उसे उस जगह का पता भेज दिया था जहां उसका असिस्टेंट कैद था। मेरा भाई वैसे तो ज्यादा काम का नहीं था, लेकिन वो लड़ने में बहुत माहिर था।
एक जमाने में वह भी गुंडागर्दी करता था। बाख गुंग बांग ने फोन पर आवाज सुनी और मुझे हैरानी से देखा। तुमने ये सब कब किया? उसी वक्त जब तुम मुझे बता रही थी। मैंने सब कुछ सेट कर दिया था। मैंने फोन काट दिया। मैंने आगे से ध्यान भटकाने का जिम्मा लिया और मेरे भाई ने पीछे से हमला किया। दो तरफा हमला हमेशा असरदार होता है। बाख गुंग बांग ने मुझे देखा और पहली बार उसकी आंखों में मेरे लिए सच्चा सम्मान दिखाई दिया। कीबा सुओंग, मुझे लगता है मैंने तुम्हें हमेशा कम आंका है। अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे अकाउंट में 700 मिलियन ट्रांसफर कर देना। और हां, मेरे भाई ने भी इस काम में बहुत मदद की है। उसे भी कुछ बोनस दे देना, ठीक है? उसने कार स्टार्ट की। उसकी आवाज में हंसी थी। तुम जितना मांगोगे उतना दूंगी। रात के अंधेरे में कार दौड़ रही थी। कार में एक धीमा सा संगीत बज रहा था। हम दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब हमारे बीच कोई झिझक या दूरी महसूस नहीं हो रही थी। बहुत देर बाद उसने अचानक कहा, की बात सुओंग, शुक्रिया, कोई बात नहीं, काम के पैसे लिए हैं। वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि मेरे घर पर जो हुआ था उसके लिए भी। 3 अरब का चेक ठुकराने के लिए शुक्रिया। मैं सच में बेवकूफ थी। मैंने खुद पर हंसते हुए कहा, अगर आज की बात होती तो मैं वो पैसे लेकर भाग जाता। तुम ऐसा नहीं करते, उसने बहुत ही विश्वास के साथ कहा। तुम ऐसे इंसान नहीं हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खिड़की के बाहर चमकती लाइटों को महसूस करने लगा। क्या मैं ऐसा इंसान नहीं हूं? सच कहूं तो मुझे खुद भी नहीं पता। अगले दिन मैं हाई सोसाइटी में एक किंवदंती बन चुका था। सबको पता था कि बाख गुंग बांग के पास कीबा सुओंग नाम का एक आदमी है। कोई नहीं जानता था कि वो कहां से आया है, लेकिन उसका तरीका बहुत अलग है। उसने सिर्फ अपनी बातों से चू परिवार के बड़े बेटे को बेहोश कर दिया था। कुछ लोगों ने कहा कि मैं बाख गुंग बांग का पाला हुआ आशिक हूं। कुछ ने कहा कि मैं उसका कोई सीक्रेट हथियार हूं। और कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि मैं किसी बहुत अमीर घराने का वारिस हूं, जो आम जिंदगी का अनुभव लेने आया है। ये अफवाहें और भी अजीब होती जा रही थी। मेरे भाई की बात दाद को भी असिस्टेंट को बचाने के लिए बाख गुंग बांग से 350 मिलियन का इनाम मिला। अब वो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं कोई भगवान हूं। तू अब की परिवार का नाम रोशन कर रहा है। वो पैसे हाथ में लिए खुशी से पागल हो रहा था। अब से मैं तेरे ही साथ काम करूंगा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं फोन सुनने में व्यस्त था। मेरा फोन बज कर फटने वाला था। मुझे ऐसे ऐसे नंबरों से कॉल आ रहे थे जिन्हें मैं जानता भी नहीं था, लेकिन वे सभी बहुत अमीर लोग थे। हेलो, क्या आपकी बात सुओंग बोल रहे हैं? मैं दाई तुओंग ग्रुप के प्रेसिडेंट ली बोल रहा हूं। मुझे आपसे एक काम करवाना है। पैसों की कोई चिंता नहीं है। हेलो मिस्टर की, मैं मिसेज वोंग बोल रही हूं। मुझे शक है कि मेरे पति का बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा है। मैं चाहती हूं कि आप मेरी मदद करें और उन्हें रंगे हाथों पकड़वाएं। तब मुझे समझ में आया कि उस रात के बाद से मैं सिर्फ मशहूर ही नहीं हुआ, बल्कि मेरी तो लॉटरी लग गई थी। मैंने अनजाने में ही एक बिल्कुल नया काम शुरू कर दिया था। प्रोफेशनल ट्रबल शूटर, अमीर लोगों की उन परेशानियों को सुलझाना जो वे खुद सामने आकर नहीं सुलझा सकते। मैंने फोन पर आ रहे कॉल्स को देखा और फिर अपने बैंक अकाउंट को, जिसमें बाख गुंग बांग ने 700 मिलियन ट्रांसफर किए थे। मुझे लगा कि अब मेरा वो पुराना और खस्ताहाल अपार्टमेंट मेरे रुतबे के हिसाब से ठीक नहीं है। मैंने एक अच्छा सा ऑफिस किराए पर लिया। जगह बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन लोकेशन बहुत शानदार थी। मैंने एक कंपनी भी रजिस्टर करवा ली। उसका नाम बहुत ही सीधा सादा रखा, न्यू कंसल्टेंसी द ट्रबल डिस्ट्रॉयर। उद्घाटन के दिन सिर्फ हम दोनों भाई थे। मैं कंपनी का सीईओ और मुख्य ट्रबल शूटर था। मेरा भाई कीबादात कंपनी का सिक्योरिटी हेड और ड्राइवर था। बाख गुंग बांग ने फूलों का एक गुलदस्ता भेजा। उस पर लिखा था, उद्घाटन की शुभकामनाएं, खूब तरक्की करो, तुम्हारे पहले ग्राहक की तरफ से प्यार। भाई, क्या हमारी कंपनी चल पाएगी? कीबादात खाली ऑफिस को देखकर थोड़ा घबरा रहा था। चिंता मत कर, मैं अपनी नई बॉस वाली कुर्सी पर पैर रखकर बैठा था। हम हाई एंड ग्राहकों के साथ काम करेंगे। अगर काम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एक काम मिल गया तो 3 साल तक बैठकर खाएंगे। मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि ऑफिस का दरवाजा खुला। एक बहुत ही सजी धजी महिला, जिसने बहुत सारे गहने पहने हुए थे, मटकती हुई अंदर आई। क्या यही द ट्रबल डिस्ट्रॉयर? मैंने और कीबादात ने एक दूसरे को देखा। हम दोनों की आंखों में खुशी चमक रही थी। हमारा पहला काम आ गया था। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया। जी हां,
बताइए आपकी क्या परेशानी है। बैठते ही वो महिला रो रो कर अपनी कहानी सुनाने लगी। मेरे पति ने बाहर एक औरत रखी हुई है। वह चुड़ैल अभी 20 साल की भी नहीं है, एक कॉलेज स्टूडेंट है। उसने मेरे पति पर ऐसा जादू कर दिया है कि वह घर ही नहीं आते और मुझसे तलाक मांग रहे हैं। तो आप हमसे क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि आप उस चुड़ैल को ऐसा बदनाम करें कि वो खुद मेरे पति को छोड़ दे। ये तो बहुत आसान है। मैंने सिर हिलाया। लेकिन हम परेशानी के हिसाब से फीस लेते हैं। आपका मामला पारिवारिक विवाद का है। हमारी शुरुआती फीस 1 अरब 50 मिलियन है। पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, बस काम हो जाना चाहिए। उसने तुरंत 700 मिलियन एडवांस दे दिए। उस महिला के जाने के बाद की बात दांत खुशी से अपने हाथ मलने लगा। भाई, 1 अरब 50 मिलियन, हम तो अमीर हो गए। शांत रह। मैंने उसकी पीठ थपथ पाई। ये तो बस शुरुआत है। जा, उस कॉलेज स्टूडेंट के बारे में सारी जानकारी निकाल कर ला। की बात दांत अब बहुत अच्छी तरह से काम करने लगा था। आधे दिन में ही वो सारी जानकारी ले आया। उस लड़की का नाम ले था। वो फिल्म अकादमी में पढ़ती थी और सच में बहुत खूबसूरत थी। उसे सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फी और महंगे ब्रांड्स के कपड़े बैग की तस्वीरें पोस्ट करने का शौक था। वह खुद को किसी अमीर घराने की लड़की दिखाने की कोशिश करती थी। तू क्या करने वाला है? क्या तू उसके कॉलेज जाकर तमाशा करेगा? यह तो बहुत ही घटिया तरीका है। मैंने सिर हिलाया। इस तरह की लालची लड़कियों से निपटने के लिए उसी की भाषा में जवाब देना पड़ता है। मैंने की बात आज से सोशल मीडिया पर एक नया अकाउंट बनाने को कहा। प्रोफाइल पिक्चर में मैंने इंटरनेट से निकाली गई एक हैंडसम और मस्कुलर लड़के की फोटो लगा दी। मैंने खुद को एक ऐसा अमीर लड़का बताया जो अभी अभी विदेश से लौटा है और उसके परिवार की सोने की खदानें हैं। उसके बाद मैंने ले की हर पोस्ट को लाइक करना शुरू कर दिया। मेरे कमेंट्स भी बहुत दिखावे वाले होते थे। तुम बहुत खूबसूरत हो। क्या तुम कोई परी हो? मैंने पिछले महीने ऐसा ही एक बैग अपनी नौकरानी को दिया था, लेकिन उसे पसंद नहीं आया। तुम्हारे अपार्टमेंट की सिक्योरिटी बहुत खराब है। क्या मैं तुम्हें शहर के बीचों बीच एक विला गिफ्ट कर दूं, बस हमारी दोस्ती के नाम पर? शुरुआत में ले ने बहुत भाव खाया और कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मेरी पैसों की बारिश के आगे वो कब तक टिक पाती। मैंने की बात दाद से उसकी लाइव स्ट्रीम में जाकर करोड़ों के गिफ्ट भेजने को कहा। इसके बाद ले का रवैया तुरंत बदल गया और उसने खुद मुझे मैसेज करना शुरू कर दिया। उसकी बातों में साफ इशारा होता था। मैंने कुछ दिन उसे नजरअंदाज किया और फिर उसे मिलने के लिए एक 5 स्टार होटल की कॉफी शॉप में बुलाया। जाहिर है मैं वहां नहीं जाने वाला था। मैंने एक एक्टर को किराए पर लिया। वो 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल उड़ चुके थे, पेट निकला हुआ था और चेहरे पर बहुत तेल था। मैंने उसे किराए पर लाया गया एक महंगा सूट पहनाया, एक नकली सोने की घड़ी पहनाई और उसे उस यंग मास्टर वाले फोन के साथ वहां भेज दिया। मैं और की बात दाद कुछ ही दूरी पर एक दूसरी टेबल पर बैठ गए, तमाशा देखने के लिए। ले ने एक बहुत ही बोल्ड ड्रेस पहनी थी, अच्छा मेकअप किया था और वह ठीक समय पर वहां पहुंच गई। जब उसने देखा कि वह तेल से सना हुआ बूढ़ा आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा है और हाथ हिला रहा है, तो उसके चेहरे के भाव देखने लायक थे। क्या आप लोंगाओ थेन हैं? ले की आवाज कांप रही थी। हाँ मेरी जान, वो बूढ़ा आदमी अपनी पीली दांत दिखाते हुए हंसा। मैं तुम्हारा गांव थेन हूं। क्या मैं फोटो से ज्यादा मर्दाना नहीं लग रहा? ले का चेहरा पीला पड़ गया। उसने उस बूढ़े के हाथ में चमकती सोने की घड़ी को देखा और फिर पास ही रखे उस बड़े से ब्रांडेड बैग को। उसका चेहरा ऐसा बन गया जैसे उसे 10 दिन से कब्ज हो। क्या हुआ मेरी जान, तुमने मुझे पहचाना नहीं? ये कहते हुए उस बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। ले ने अपना हाथ ऐसे पीछे खींचा जैसे उसे करंट लग गया हो। मुझे मत छुओ, वो चिल्लाई। धोखेबाज, तुमने तो कहा था कि तुम एक अमीर जवान लड़के हो। तुम्हारी ये हालत कैसे है? मैं एक अमीर घराने से ही हूं, उस बूढ़े ने बहुत मासूमियत से कहा। मेरे पिता को मुआवजे में बहुत सारे घर मिले थे। मेरी जान, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। इधर आओ, ये बैग मैंने तुम्हारे लिए ही लिया है, एकदम नया मॉडल है। उसने वो बैग उसकी तरफ बढ़ाया। ले ने उस बैग को देखा और फिर उस बूढ़े को। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई हो। अगर वह सच में इस बूढ़े के साथ रहने लगी तो उसे रोज इस भयानक चेहरे को देखना पड़ेगा। वो फूट फूट कर रोने लगी और बिना पीछे देखे वहां से भाग गई। मैं और की बात दात ये सब देखकर हक्के बक्के रह गए थे। तेरी ये चाल तो बहुत खतरनाक थी। की बात दात ने मुझे थम्स अप दिखाया। इसे कहते हैं सही जगह पर वार करना। मैंने कॉफी का एक घूंट पिया। उसे प्यार तो चाहिए नहीं था,
उसे सिर्फ पैसे चाहिए थे। मैंने उसे बस ये दिखा दिया कि पैसों के पीछे कितनी भयानक सच्चाई छुपी हो सकती है। उसी रात उस महिला का फोन आ गया। उसकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। मिस्टर की, आप सच में भगवान हैं। आज उस चुड़ैल ने खुद मेरे पति से ब्रेकअप कर लिया और उसने मेरे पति के दिए हुए सारे गिफ्ट भी वापस कर दिए। वो कह रही थी कि उसे अपना सच्चा प्यार ढूंढना है। बाकी के 1 अरब 50 मिलियन तुरंत मेरे अकाउंट में आ गए। मेरी कंपनी का पहला काम बहुत ही शानदार तरीके से पूरा हो गया था। इसके बाद मेरी कंपनी का नाम दूर दूर तक फैल गया। मेरे पास ऐसे ऐसे अजीबोगरीब काम आने लगे जिनके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किसी को अपने बेटे को समझाना था कि वह अपनी मनमर्जी छोड़कर पुश्तैनी बिजनेस संभाले। किसी को अपनी मंगेतर का टेस्ट लेना था कि क्या वह सच में उससे प्यार करती है। और एक बार तो एक एक्टर ने मुझसे कहा कि मैं उसका कोई छोटा मोटा स्कैंडल बनवा दूं ताकि उसके ठप पड़े करियर को थोड़ी पब्लिसिटी मिल सके। मैं और की बात रोज इन अजीबोगरीब लोगों और उनकी परेशानियों से निपटते थे। हालांकि ये बहुत थका देने वाला काम था, लेकिन इसमें मजा भी बहुत आता था। मुझे लगने लगा था कि मेरा जन्म ही इस काम के लिए हुआ है। मैं बहुत आसानी से इंसानों की कमजोरियां पकड़ लेता था और फिर सबसे सीधे, असरदार और मजेदार तरीके से उनकी परेशानी सुलझा देता था। बाख गुंग बांग मेरी कंपनी की पक्की ग्राहक बन गई थी, लेकिन अब वह मुझे अपने आशिकों को भगाने के लिए नहीं बुलाती थी, बल्कि अपने बिजनेस के दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए बुलाती थी। एक बार उसके एक दुश्मन ने उसकी कोर टेक्निकल टीम को लालच देकर तोड़ने की कोशिश की। मैंने एक हेड हंटर, नौकरी दिलाने वाला का नाटक किया और उस दुश्मन कंपनी के मैनेजर से मिला। मैंने उसे इतने बड़े सपने दिखाए कि वह सब कुछ छोड़कर अफ्रीका में एक ऐसी हीरे की खदान का मुआयना करने चला गया जो असल में थी नहीं। जब उसे पता चला कि वह ठगा गया है और वह रोता पीटता वापस लौटा, तब तक बाख गुंग बांग ने अपनी टीम को वापस अपने साथ कर लिया था। एक और बार एक दुश्मन कंपनी ने बाजार से सारा कच्चा माल खरीदकर स्टॉक कर लिया ताकि बाख गुंग बांग की कंपनी ठप पड़ जाए। मैंने बाजार में ये अफवाह फैला दी कि उस कच्चे माल में एक ऐसा केमिकल पाया गया है जिससे कैंसर हो सकता है। रातों रात उस दुश्मन का सारा स्टॉक कबाड़ बन गया और उसे करोड़ों का नुकसान हुआ। मेरे तरीके बहुत घटिया होते जा रहे थे, लेकिन मेरा नाम भी उतना ही मशहूर होता जा रहा था। इस बिजनेस में हर कोई मुझसे डरने लगा था। लोग कहते थे कि किबा सुओंग एक पागल इंसान है, एक शैतान है जो कुछ भी कर सकता है। वे सही कहते थे। मैं सच में पागल था, लेकिन मुझे पता था कि मैं कोई शैतान नहीं हूं। मैं खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत था जो दूसरों की मुसीबतें सुलझाने का काम करता था। कंपनी जब अच्छे से चलने लगी तो मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली। मैं अपनी मर्सिडीज जी क्लास लेकर अपने गांव गया। मुझे देखकर मेरे माता पिता चौंक गए। उन्होंने मेरी गाड़ी देखी, मेरे महंगे कपड़े देखे तो उन्हें लगा कि मैंने कोई गलत काम शुरू कर दिया है। मुझे उन्हें यह समझाने में कई दिन लग गए कि उनका बेटा अब एक अच्छी खासी कंपनी का मालिक बन गया है। हालांकि मेरी कंपनी का काम थोड़ा अजीब जरूर था। मैंने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर खरीद लिया और अपने माता पिता के आराम के लिए उन्हें एक बड़ी रकम भी दी। उनके चेहरों पर खुशी देखकर मुझे पहली बार लगा कि पैसा सच में एक बहुत अच्छी चीज है। गांव से लौटकर मैंने सबसे पहला काम यह किया कि मैं बाख गुंग बांग से मिलने गया। मैंने वो ब्लैक कार्ड उसे वापस कर दिया जो उसने मुझे दिया था, वो कार्ड जिसका कोई पासवर्ड नहीं था। ये क्या कर रहे हो? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। मैंने इसमें से एक पैसा भी नहीं निकाला है, अब ये तुम्हारा है। उसने उस कार्ड को देखा और फिर मुझे, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हो? अरे, इस पर तो सुओंग लिखा है। उसे देखकर मैं थोड़ा घबरा रहा था। मेरी हथेलियों में पसीना आ रहा था। मेरी कंपनी ने हाल ही में एक नया काम शुरू किया है। कैसा काम? शादी का अनुभव। ग्राहक तुम हो और ये सर्विस मैं दूंगा, और इस सर्विस की मियाद पूरी जिंदगी भर की है। मैंने एक गहरी सांस ली और एक घुटने के बल बैठ गया। इस सर्विस में शामिल है तुम्हारे साथ खाना खाना, तुमसे झगड़ा करना, तुम्हारे आसपास मंडराने वाली सारी परेशानियों को दूर भगाना और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तुम्हारे पास रहना। और रही बात मेरी फीस की, मैं थोड़ा रुका। मैंने सीधा उसकी आंखों में देखा। तो मेरी फीस तुम हो। तो प्रेसिडेंट बाख, क्या तुम मुझे काम पर रखना चाहोगी? बाख गुंग बांग सन्न रह गई। उसकी आंखों में हैरानी थी, भावुकता थी और एक जानी पहचानी मुस्कान भी थी जिसे वो रोकने की कोशिश कर रही थी और जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता था। बहुत देर बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम जैसा गरीब इंसान प्रपोज भी ऐसे कर रहा है जैसे कोई बिजनेस डील कर रहा हो। मैंने उसे अंगूठी पहनाई।
वो न ज्यादा बड़ी थी न ज्यादा छोटी, बस बिल्कुल फिट थी। इसके बाद मैंने और बाख nguम बांग ने शादी कर ली। शादी बहुत ही सादगी से हुई, जिसमें सिर्फ कुछ करीबी लोग ही शामिल हुए। मेरा भाई की बात दात मेरा बेस्ट मैन बना और वो रो रो कर मुझसे भी ज्यादा भावुक हो रहा था। चूक खाई शादी में नहीं आया। सुना है कि उस एक तरफा प्यार वाली घटना के बाद से उसे लोगों का सामना करने में डर लगने लगा था। वह बहुत दिनों से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला था। मेरी कंपनी अभी भी चल रही है, मेरा बिजनेस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि अब मेरे साथ एक ऐसा इंसान है जो हर परेशानी का सामना करने में मेरा साथ दे सकता है।